जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल अनविश साइंस क्लासेस में। आज हम लोग साइंस का जो बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। अगर आप लोग साइंस में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव में आंसर सही करना चाहते हैं तो कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा है उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपको पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में रहेगा। तो ये जो डिस्कशन होने वाला है आपका, ये डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये डिस्कशन में हम आपको पूरे विस्तार से समझाएंगे और हो सके जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन बने वो हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइएगा कि आपका डिस्कशन हम जो कराए हैं वो कैसा लगा। तो चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं। जो क्वेश्चन है साइंस का, ये पहला वीडियो है। एक वीडियो में पूरा ओवरऑल नहीं हो पाएगा तो और हम वीडियो लाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। प्रकाश स्रोत है तो उसके सामने एक रुकावट रखने से क्या बनता है। जैसे देखिए, इधर से प्रकाश आ रहा है तो एक एक तरह से हम यहाँ प्रकाश का रुकावट है, तो जो हम रुकावट है तो हमारे पीछे क्या बन रहा है, छाया बन रहा है, जिसे हम लोग परछाई कहते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आसान है कि किसी प्रकाश के स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो प्रकाश इधर से आ रहा है, उसके सामने कोई रुकावट रख दीजिएगा तो उसी का छाया बनेगा, यानी कि परछाई बनेगा। यानी कि जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए छाया होगा। पहला का आंसर छाया होगा। 2 नंबर देखिए, इसकी समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है। कुछ दिन पहले हम आपको क्वेश्चन करा रहे थे फिजिक्स में से पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन, उसमें हम ये क्वेश्चन बताए भी थे और उसमें से अधिकतर क्वेश्चन इसमें पूछ दिया गया है। हम पहला चैप्टर चालू किए हैं, जो उस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव बताए हैं उसमें से आया है ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, उसी से ये भी क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की, और उत्तल दर्पण की ऋणात्मक होती है और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। क्षमता पूछा है तो क्षमता का ए सही मात्रक बताइए। क्षमता का ए सही मात्रक क्या होता है। तो इसका ए सही मात्रक होता है डाईऑप्टर, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो P बराबर एक सूत्र होता है, P बराबर 1/f। और जो ये f है ये किस में होना चाहिए, जो दूरी है किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि फोकस दूरी किस में होना चाहिए, मीटर में, और ये मीटर में दिया है। अगर सेंटीमीटर में देता तो हम इसे मीटर में चेंज करते। तो 1 मीटर फोकस दूरी है, उत्तल लेंस की क्षमता पूछा है तो क्षमता बराबर होता है, यानी कि P बराबर होता है 1/f, यानी कि जो फोकस दूरी है किस में, मीटर में। तो 1 फोकस दूरी कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। तो 1 में 1 से भाग करिएगा तो क्या होगा, 1 होगा। और जो क्षमता पूछा है तो क्षमता का ऐसे मात्रा का डाईऑप्टर होता है, यानी कि इसका आंसर होगा C1 डाईऑप्टर, यानी कि एक डाईऑप्टर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से कौन है जिसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। तो अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस और उत्तल दर्पण को कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल उत्तल लेंस को, सॉरी लेंस ना है, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। तो इसमें पूछा है कि अपसारी लेंस हम लोग किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होता है, निर्वात में। निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये पूछा है कि ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो सबसे अधिक होती है निर्वात में, उससे कम होती है गैस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम होती है ठोस में। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। जैसे निर्वात में सबसे अधिक और ठोस में कम होता है।
तो भिन्न भिन्न होता है, विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है प्रकाश का चाल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में है भिन्न भिन्न, यही सही आंसर होगा। 6 नंबर देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ए सही मात्रक होता है। आवर्धन बराबर सूत्र होता है, आवर्धन बराबर कितना फॉर्मूला होता है, -v/e, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बाटा वस्तु की ऊंचाई, इसका सूत्र होता है। तो देखिए ऊंचाई है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बाटा वस्तु की ऊंचाई, दोनों में ऊंचाई है, ऊपर भी ऊंचाई नीचे भी ऊंचाई, तो ये कट जाएगा, यानी कि जो आवर्धन कैसे मात्रक होगा वो क्या होगा, मात्रक विहीन होता है। आवर्धन कैसे मात्रक विहीन होता है, इसका कोई ऐसे मात्रक नहीं होता है। और इसका सूत्र होता है -v/e, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बाटा वस्तु की ऊंचाई। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक पूछा है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है, और ये सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हीरा, जो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एक अभिसारी लेंस बनाता है, देखिए अभिसारी लेंस पूछ दिया है, तो अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस क्या बनाता है, उत्तल लेंस बनाता है सदैव वास्तविक नहीं, सदैव वास्तविक नहीं बनाता है। सदैव वास्तविक प्रतिबिंब ए में है, बी में है सदैव आभासी प्रतिबिंब नहीं, ये भी नहीं होगा। सी में है कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, यही आंसर होगा। अभिसारी लेंस क्या बनाता है, कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो कभी अभिसारी प्रतिबिंब बनाता है। अभिसारी को हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अभिसारी लेंस बनाता है कभी अभिसारी लेंस बनाता है तो कभी अभिसारी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। अभिसारी लेंस बनाता है कभी अभिसारी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए 9 नंबर, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिकर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यानी कि परिकिरणन इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 10 नंबर देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है, तो लाल हरा नीला, ये प्रकाश का प्राथमिक रंग है। ऑप्शन में है लाल हरा नीला, यानी कि तीनों होता है। डी में है सभी, तो सभी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम लाल हरा नीला को मिलाएंगे तो ये सफेद कलर बनेगा, यानी कि प्राथमिक रंग को मिलाने से कौन सा कलर बनता है, सफेद रंग बनता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। कॉर्निया में, पुतली में, रेटिना में, इनमें से कोई नहीं। तो बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, तो रेटिना में होती है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब भी रेटिना पर बनता है। कॉर्निया देखिए, आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, यानी कि डोनेट किया जाता है, तो कॉर्निया दिया जाता है। और कॉर्निया से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, तो कॉर्निया। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर। इसका भी आंसर क्या होगा, रेटिना होगा। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। यानी कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए पूछ रहा है, यानी कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो उसे दूरदृष्टि दोष हो गया है। ऐसा जब होता है तो हम लोग दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उसे दूरदृष्टि दोष हम लोग कहते हैं। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं साफ साफ हमें दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं हमें साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो निकट के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। यहाँ 2 शब्द लिखा है तो 3 शब्द वाला आंसर होगा, और निकट 3 शब्द में लिखा हुआ रहता है तो 4 शब्द वाला उसका आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक के साथ आप लोग याद कर सकते हैं। 13 नंबर देखिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। यानी कि मानव नेत्र, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज हमारे आंख पर कितने देर तक ले रहता है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका इमेज हमारे आंखों पर 1/16 सेकेंड तक रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। यही क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16
16 सेकंड। उम्मीद है कि इसका जो हम 13 तक आंसर बताए हैं वो आप लोग समझ गए होंगे, और ये जो हम आंसर बताए हैं 100% सही आंसर है। और इस तरह से क्वेश्चन आप लोग बनाइए, और कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है तो उस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझ लेना है, याद कर जाना है, तभी आप लोग ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 नंबर पाएंगे। चलिए अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए अब उसके आगे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग समझते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 13 तक हम बताए थे, 14 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, यानी कि कौन सा मात्रक है जो वाट के बराबर होता है। तो वाट देखिए, वाट किसका मात्रक होता है, तो इस शक्ति का एसआई मात्रक होता है। वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। तो इतना बराबर इनमें से कौन है, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटा समय। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटा समय, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया कार्य बटा समय। कार्य को हम लोग W से इंडिकेट करते हैं और समय को T से इंडिकेट करते हैं। तो कार्य का होता है ऐसे मात्रक जूल और समय का होता है सेकेंड, यानी कि जूल बटा सेकेंड, यानी कि वाट बराबर कौन हो जाएगा, जूल बटा सेकेंड। और इतना का बराबर में क्या होता है, वाट होता है। इतना के बराबर में वाट होता है, तो जूल बटा सेकेंड। देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शक्ति से रिलेटेड याद रखिएगा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय। कार्य को W से इंडिकेट करते हैं, समय को T से, यानी कि W का ऐसे ही मात्रक होता है, यानी कि जूल मात्रक हो जाएगा कार्य का, और समय का सेकेंड, यानी कि जूल बटा सेकेंड जो वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाट के बराबर कौन है, तो जूल बटा सेकेंड, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, इतना जूल के बराबर होता है। तो इनमें से पूछ रहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, तो इतना बराबर होता है 1 यूनिट। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल बराबर होता है 1 यूनिट। इसी का मान पूछ रहा है कि इतना बराबर कौन होता है, तो इतना बराबर होता है 1 यूनिट, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 16 देखिए, विद्युत शक्ति का ये सही मात्रक है। विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रक हम अभी आपको बताएं। शक्ति का परिभाषा हो जाएगा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य को W से इंडिकेट करते हैं, समय को T से। तो W कैसी मात्रक जूल होता है और समय का होता है सेकेंड, यानी कि जूल बटा सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा, जिसे हम जूल पर सेकेंड कहते हैं। इतना बराबर होता है वाट। तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट होता है। जो वोल्ट होता है वो किसका होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है, या विभव बोलिए या विभवांतर बोलिए, इसका मात्रक होता है वोल्ट। वाट तो शक्ति को क्वेश्चन में दिया है, जूल होता है कार्य, उष्मा और ऊर्जा। कार्य का जूल होता है, उष्मा का जूल होता है, ऊर्जा का जूल होता है। इन सभी का ऐसे मात्रक जूल होता है। न्यूटन यानी कि बल का ऐसे ही मात्रक होता है न्यूटन। एक बात बताइए, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन बराबर। और 1 डाइन बराबर कितना होता है, 10 के पावर -5 न्यूटन। 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला 17 नंबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। देखिए वैसा ही सेम वही क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है, जो ऑप्शन सी में है हमारा सही आंसर होगा। 18 देखिए, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दाएं हाथ का अंगूठा जो होता है, इसके दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि किसने बताया था, किसने समझाया था। तो मैक्सवेल ने बताए थे। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने बताए थे, मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 18 का 19 नंबर देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि जो विद्युत फ्यूज है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में है चुंबकीय, ऑप्शन बी में है रासायनिक, ऑप्शन सी में है ऊष्मीय, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत फ्यूज होता है विद्युत धारा के
चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऑप्शन ए। 20 नंबर देखिए, 1 मेगा एम्पियर बराबर होता है, ए में है 10 के पावर -1 एम्पियर, बी में 10 के पावर -2 एम्पियर, सी में है 10 के पावर -3 और डी में है 10 के पावर -16। यानी कि 1 मेगा एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। यहाँ से देखिए 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। फिर एक डाइन बराबर कितना होता है, तो एक डाइन बराबर होता है 10 के पावर -5 न्यूटन, यहाँ से याद रखिएगा। उसके बाद एक जूल बराबर कितना होता है, 10 के पावर 7 अर्ग होता है, और एक अर्ग बराबर होता है 10 के पावर -7 जूल होता है। अब देखिए जो हमारा जूल है ये कार्य उष्मा ऊर्जा का मात्रक होता है, और उसी का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, यानी कि कार्य ऊर्जा उष्मा का सीजीएस मात्रक होता है, अर्ग होता है। और जो बल का सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि प्रतिरोध का मान अगर बढ़ाना है तो प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। किसमें जोड़ा जाना चाहिए, तो श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि समान, श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि एक लाइन में प्रतिरोध जोड़ा जाता है, इस तरह से श्रेणी क्रम का मतलब होता है। और समांतर क्रम का मतलब होता है, समांतर क्रम का मतलब होता है कि समानांतर होना चाहिए, यानी कि जैसे देखिए इस तरह से होना चाहिए, समानांतर क्रम का मतलब होता है यानी कि एक दूसरे का समानांतर होना चाहिए, इस तरह से होगा। तो अगर उसका मान बढ़ाना होगा तो किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, तभी इसका मान बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए इसका मान है, यहाँ धारा बढ़ है 1, इसका प्रतिरोध है 1 ओम, इसका प्रतिरोध है 2 ओम और इसका है 3 ओम। तो देखिए 1 2 3 और 3 6 ओम हो रहा है प्रतिरोध। जब श्रेणी क्रम में है तो बढ़ रहा है, लेकिन यही समानांतर क्रम में होगा यानी कि पार्श्व क्रम में होगा तो इसका मान कम होगा। तो प्रतिरोधकों के मान बढ़ाने के लिए हमें किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर यानी कि हीटर की कुंडली बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, यही क्वेश्चन पूछा है। तो बिजली का जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन, जिसे हम लोग W से सूचित करते हैं। तो उसी तरह पूछ रहा है कि हीटर की कुंडली बनाने में किसका हम उपयोग करते हैं, तो हीटर का कुंडली जो बना होता है वो नाइक्रोम का होता है, क्योंकि नाइक्रोम में अगर हम लोग करंट देंगे तो वो लाल हो जाएगा, और लाल होकर वो गर्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग हीटर में या प्रेस में नाइक्रोम का यूज करते हैं। 23 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यानी कि इनमें से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस गैस हम लोग किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना प्रतिशत है, तो 0.03%। जो नाइट्रोजन है सबसे अधिक है 78%। ऑक्सीजन कितना है 21%। ये हमारा NH3 अमोनिया है। 24 नंबर देखिए, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन यानी कि इनमें से कौन जीवों के द्वारा बना हुआ अवशेष है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन जीवाश्म ईंधन, यानी कि पेड़ पौधा के सड़ने गलने से जो जीवों के सड़ने से जो बनता है उसी को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 25 नंबर देखिए, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि सूर्य और तारों में कौन सा ऊर्जा होता है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें होता है नाभिकीय संलयन होता है, सूर्य और तारों में होता है नाभिकीय संलयन। और जो परमाणु बम होता है उसमें होता है नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणु बम बोलिए या हाइड्रोजन बम, उसमें क्या होता है नाभिकीय विखंडन, और सूर्य तथा तारों में नाभिकीय संलयन होता है। 25 तक हम साइंस का क्वेश्चन कराए हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चे तक भी पहुंचे। इससे आगे हम लोग अगले दिन बताएंगे। तब तक आप लोग इतना क्वेश्चन समझिए, हर क्वेश्चन को बारीकी से समझना है
और इस पे ज्यादा ध्यान देना है कि जो भी, जैसे मान लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, यानी कि ये कार्य शक्ति ऊर्जा से ये रिलेटेड चैप्टर है, तो इससे जो भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है उसको आपको पढ़ना है। तो इसलिए ये बिहार बोर्ड द्वारा गेस किया गया है कि आप लोगों को जहां से जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड और क्वेश्चन को पढ़ना है, तभी आप लोग 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर सही सही कर पाएंगे। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, अब हम नेक्स्ट डे लेकर आएंगे इसके आगे वाला क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।